क्वेश्चन नंबर 169 सीए में जून 2019। टॉपिक बीटा मैनेजमेंट। टॉपिक है बीटा मैनेजमेंट। अ वेरी गुड क्वेश्चन इन सीएमए फाइनल एग्जाम। देखो ये क्या बोल रहा है, एक इन्वेस्टर के पास एट प्रेजेंट ये पोर्टफोलियो आपका दे रखा है। उसके पास 3 सिक्योरिटी हैं ए बी सी, 400 नंबर ऑफ शेयर्स, 500 नंबर ऑफ शेयर्स, 200 नंबर ऑफ शेयर्स। प्राइस पर शेयर आपको दे रखी है और उनका क्या दे रखा है, बीटा दे रखा है। इसने पहला क्वेश्चन आपसे मांगा है उसके पोर्टफोलियो का करंट बीटा निकाल के बताइए। करंट पोर्टफोलियो बीटा। पोर्टफोलियो बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा डब्ल्यू इंटू बीटा डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू। यहां आपको सिक्योरिटी दी हुई है, देन उन सिक्योरिटी की मार्केट वैल्यू यानी डब्ल्यू दिया हुआ है, देन बीटा वैल्यू दी हुई है, एंड हम डब्ल्यू इंटू बीटा निकाल देंगे। सिक्योरिटी ए 400 शेयर्स इंटू 500, तो 2 लाख की मार्केट वैल्यू हो गई। सिक्योरिटी बी में 500 शेयर्स इंटू 750, 3,75,000 हो गया। और सी सिक्योरिटी में 200 इंटू 250, 50,000। 50 प्लस 3 75 प्लस 2 लाख 6,25,000। आपको बीटा दे रखा है 1.40, 1.20 और 1.60। 2 लाख इंटू 1.4, ये वैल्यू है 280। 375 इंटू 1.2, दैट इज 450, और 50,000 इंटू 1.6, 80,000। टोटल लगाइए 80 प्लस 450 प्लस 280, तो आ गया 8,10,000। लीजिए, हेंस बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू 8,10,000 डिवाइडेड बाय 6,25,000। 8,10,000 डिवाइडेड बाय 6,25,000, 1.296। ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। दैट इज अवर करंट पोर्टफोलियो बीटा, जो क्या रहेगा 1.296 का रहेगा। क्लियर है यहां तक? कर ले इसको।
आइएगा अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट पर। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो ये क्या बोल रहा है, इफ द इन्वेस्टर वांट्स अ टारगेट बीटा फॉर हिज पोर्टफोलियो एट 0.9, आप अपने पोर्टफोलियो का टारगेट पोर्टफोलियो जो बीटा रखना चाहते हो वो 0.90 रखना चाहते हो, हाउ वुड ही डिस्पोज ऑफ हिज सिक्योरिटीज एंड रिप्लेस देम विथ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अंडरलाइन करेंगे, इफ ही वांट टू सेल इन द ऑर्डर ऑफ रिस्क। देखिएगा हमारे पास करंट पोर्टफोलियो बीटा कितना है, 1.296, और हम अपनी बीटा को क्या करना चाहते हैं, 0.9 पर लाना चाहते हैं। तो यानी टू रिड्यूस बीटा we must invest amount in government securities which are considered as risk free, that is having जीरो बीटा। क्लियर बिल्कुल। अगर हमें अपने बीटा को रिड्यूस करना है तो हमें आरएफ यानी रिस्क फ्री में इन्वेस्टमेंट करना है। अब उसने क्या बोला, सुनिएगा बात को, सेल रिस्की सिक्योरिटीज in the order of risk, यानी व्हाट डज इट मीन, मुझे जो सिक्योरिटीज बेचनी है वो सारी में से नहीं बेचना, मुझे ऑर्डर ऑफ रिस्क में जाना है। यानी अपने बीटा को अचीव करने के लिए रिस्की सिक्योरिटी को ऑर्डर ऑफ रिस्क में बेचना है। ऑर्डर ऑफ रिस्क मीन्स हाई रिस्की सिक्योरिटी must be disposed of to reduce risk. And after that second risky security,
we must apply order of sale in the following manner. In the following manner. फर्स्ट प्रेफरेंस, देखिएगा तीनों सिक्योरिटी में सबसे हाईएस्ट बीटा सिक्योरिटी सी का है। सबसे पहले सिक्योरिटी सी को क्या किया जाएगा, बेचा जाएगा। सेकंड प्रेफरेंस, उसके बाद सिक्योरिटी ए जो है उस सिक्योरिटी ए को बेचा जाएगा। एंड आफ्टर दैट अगर रिक्वायरमेंट रहेगी तो थर्ड प्रेफरेंस पर हम सिक्योरिटी बी में सेल आउट करने की बात करें। दिस विल बी कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिस्क। तो क्वेश्चन ने जो जो बोला था मैंने वो बातें आपके सामने एक्सप्लेन कर दी हैं। क्वेश्चन ने बोला है सेल तो करोगे और पैसा आरएफ में डालोगे, बट वो ऑर्डर ऑफ रिस्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी जिसकी वजह से हमारा पूरा क्वेश्चन चेंज हो रहा है। तो ऑर्डर ऑफ रिस्क क्या मानी जाती है, हाईली रिस्की एसेट को पहली प्रायोरिटी दोगे, उससे कम रिस्की एसेट को नेक्स्ट प्रायोरिटी दोगे, और उससे कम रिस्की एंड सो ऑन। आइएगा, अब आपको इस बात को पूरा प्रूफ करना है और सारी होल्डिंग बतानी है, टारगेट बीटा बताना है, सारी बातों को आपको देखना है। आइएगा, पार्ट 1, सेल security C in full and realized value that is ₹50,000। 50,000 कैसे आया, 200 शेयर बेचूंगा 250 रुपए के हिसाब से। विल बी इन्वेस्टेड इन रिस्क फ्री सिक्योरिटी। सबसे पहले हम सिक्योरिटी सी को पूरा बेच देंगे और सिक्योरिटी सी को पूरा बेचने पर हमारे पास 50,000 रुपए आएंगे। और अब हम जो 50,000 रुपए हैं उसको कहां इन्वेस्ट कर देंगे, रिस्क फ्री सिक्योरिटी में, जिसका बीटा क्या होगा, 0 होगा। बीटा ऑफ आरएफ इज ऑलवेज 0। तो पार्ट 1 में हमने क्या किया, अपनी पूरी सिक्योरिटी सी को बेच दिया। अब देखिएगा, एक सिक्योरिटी बिक गई है। अब हम एनालाइज करेंगे अपने बाकी की बातों को। अगर मैंने केवल ये सिक्योरिटी बेची तो मेरा पोर्टफोलियो क्या है, रिवाइज्ड पोर्टफोलियो। अभी भी ए है 2 लाख, बी मेरे पास है 375 और सी के बजाय आरएफ आ गया 50,000। ये एक रिस्की सिक्योरिटी है
ये भी एक रिस्की सिक्योरिटी है, लेकिन ये अब हमारी रिस्क फ्री सिक्योरिटी है। बताइए क्या यहां तक की बातें क्लियर हैं आपको? पार्ट 1 में मैंने सबसे पहले सी को पूरा बेच दिया और उनको बेचने पर जो भी वैल्यू रियलाइज्ड हुई उसको मैंने गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दिया। अब देखिएगा, लेट्स सी द इंपैक्ट। जरा हम W इंटू बीटा निकालते हैं। ये 280 है, ये आपका 375 इंटू 1.2 450, यही आ रहा था ना पहले भी। और ये 0, टोटल ये अभी भी 625 ही है। और ये है आपके पास 450 प्लस 280, 7,30,000। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो क्या हुआ मेरा? 730 डिवाइडेड बाय 625, 1 पॉइंट, यानी व्हाट डज इट मीन? अगर मैं सिक्योरिटी सी को पूरा बेच देता हूं तो मेरा पोर्टफोलियो बीटा 1.296 से गिरकर 1.168 आ गया, बट मेरा टारगेट बीटा क्या है? 0.9 है। तो लेट्स मूव ऑन पार्ट 2। अब हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं और सेकेंड रिस्क की सिक्योरिटी, if we sold all shares of security A, अगर अब हम ये मान लें कि हमारी रिस्क की सिक्योरिटी थी वो A थी, अगर हम उसको भी बेच देंगे तो क्या होगा? सुनना ध्यान से। मेरे पोर्टफोलियो में A भी नहीं बचेगी, केवल B बचेगी, और मेरे पोर्टफोलियो में केवल RF बचेगा। B बचेगा 375 और RF कितना हो जाएगा मेरा? 250। अगर मैं अज्यूम कर लूं कि मैं सारी की सारी ए सिक्योरिटी बेच दूंगा, चलिए इसका बीटा कितना है? 1.2 और इसका बीटा 0, तो 375 इंटू 1.2 यानी 450 और 0, तो ये आ गया 450 और ये आ गया आपके पास 625। तो मेरा जो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो आया वो 450 डिवाइडेड बाय 625, 450 डिवाइडेड बाय 625.72। ओ माय गॉड! अगर मैं सिक्योरिटी ए को पूरा बेच देता हूं तो पोर्टफोलियो की रिस्क गिरी, लेकिन गिरकर 0.72 चली गई, जबकि मेरा टारगेट बीटा क्या है? 0.9। रिवाइज्ड पोर्टफोलियो बीटा is equal to 0.72, but investors
target beta is 0.90, so we can conclude that we must sell security A in part and none share of सिक्योरिटी बी। आइए अब अगर मैं ऑर्डर ऑफ रिस्क पर जा रहा हूं तो मुझे क्या पता लगा कि मेरा जो पोर्टफोलियो बीटा आया, अगर मैंने पूरा का पूरा ए बेच दिया तो वो 0.72 रहा, रिस्क ज्यादा गिर गई, जबकि मुझे अपना बीटा 0.9 रखना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे कंक्लूजन पर पहुंचने में आसानी रही कि मैं ए सिक्योरिटी को पार्ट में बेचूंगा, पूरा नहीं बेचूंगा। सी पूरा बेच चुका हूं, लेकिन ए को इतना बेचूंगा कि मेरा टारगेट बीटा 0.9 आ जाए, और बी को कुछ भी नहीं बेचूंगा। बोलिए क्लियर है यहां तक? पॉइंट्स को समझिए तो बहुत आसानी से आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। मैंने पार्ट 2 में इस अजम्पशन पर चालू किया, ऑर्डर ऑफ रिस्क में मैं ए को बेच दूंगा। अगर मैं ऑर्डर ऑफ रिस्क में ए को बेचूंगा तो मेरा रिवाइज्ड पोर्टफोलियो ऐसे बनेगा। ऐसा करने से 0.72 आया, जबकि मेरा टारगेट 0.9 है। तो मैं यहां से एक कंक्लूजन पर पहुंच गया कि मैं पार्ट में बेचूंगा और बी को बिल्कुल भी नहीं बेचूंगा, तो रिस्क थोड़ी बढ़ेगी। आइए, लेट assume investor, let assume investor retain X value of security A. इन्वेस्टर अपने पास सिक्योरिटी ए की एक्स वैल्यू को मेंटेन करेगा। सो रिवाइज्ड पोर्टफोलियो आपके पास ए सिक्योरिटी में एक्स वैल्यू अभी भी रिटेन रहेगी, जिसकी रिस्क 1.4 है। बी में आपके पास पूरा 375 रिटेन रहेगा, जिसका जो बीटा है वो 1.2 है। क्लियर बिल्कुल? और बाकी का पैसा आप कहां ले जाओगे? आरएफ में ले जाओगे। बाकी का पैसा आपका कहां चला जाएगा? आरएफ में चला जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, ये 1.40x रहा, ये आपका 375 इंटू 1.2 यानी 450 रहा। क्लियर यहां तक बिल्कुल? अच्छा, आरएफ लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आरएफ का बीटा 0 होने से वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मुझे आरएफ में अभी यहां पर लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मेरा जो बीटा होगा वो इन्हीं दोनों से ही क्या करेगा? कैलकुलेट। 4,50,000 प्लस 1.40x और
टोटल मिलाकर ये तो 625 ही रहेगा, टोटल मिलाकर ये तो 625 ही रहेगा। तो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू इंटू बीटा डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू। 0.90 इज इक्वल टू 450 प्लस 1.40x डिवाइडेड बाय 625। 6,25,000 इंटू 0.9, 5,62,500 इज इक्वल टू 450 प्लस 1.40x। 1.40x इज इक्वल टू 1,12,500। तो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1,12,500 डिवाइडेड बाय 1.4, 80357। यानी व्हाट डज इट मीन, टू अचीव द टारगेट बीटा x को कितना सेल करूंगा वो निकल के आ जाएगा। मेरे पास मैं अभी भी x में इतनी वैल्यू को रिटेन करूंगा। सो number of shares retained of security A $80,357 divided by 500 रुपए। $161। So number of shares sold 400 minus 161 239। वैल्यू रियलाइज्ड 239 इंटू 500, 1,19,500। सो फाइनली we can conclude that to achieve target beta, all shares of security C will be disposed of plus 239 shares of security A will be disposed of।
ये हमारे डिस्पोज्ड ऑफ का फाइनल कंक्लूजन आ गया। अच्छा, मैंने यहां पर अमाउंट क्यों नहीं लिखा वो समझ आ रहा है, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैं यहां पर क्या अमाउंट लिख रहा हूं, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे ये पता है कि इस पूरे पोर्टफोलियो की जो मार्केट वैल्यू है वो वही 625 रहनी है, क्योंकि मैं केवल शिफ्टिंग कर रहा हूं कि ए को बेचकर वो पैसा आरएफ में लगाऊंगा, तो जितना यहां से बेचूंगा उतना आरएफ में लग जाएगा। मैं इसको दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकता हूं, पहले आप पूरे आंसर को सॉल्व कर लें। ये हमारे पास आ गया, तो लीजिए नाउ रिवाइज्ड पोर्टफोलियो सिक्योरिटी मार्केट वैल्यू बीटा और W इंटू बीटा ए। अब मेरे पास 161 शेयर्स इंटू 500 रुपए, 161 इंटू 500 तो 80,500, तो ये हो गया। बी मेरे पास पूरा है 500 इंटू 750, 375, और आरएफ में आ गया 50 प्लस 119 यानी 169, 500। पोर्टफोलियो अभी भी 6,25,000 रहेगा। 1.4 आ गया, 1.2 है और इसका बीटा 0 है। निकालिए तो 80,500 इंटू 1.4, ये आ गया 1,12,700। 375 इंटू 1.2, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो आ जाएगा 5,62,700 डिवाइडेड बाय 0.9। ये लीजिए, ये हमारे पास रिवाइज्ड पोर्टफोलियो बीटा और उससे हमारे पास हमारा आंसर आ गया। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। अब ये पूछ रहा है इफ ही इज विलिंग टू इन्वेस्ट फर्दर, यानी अब आपको फर्दर इन्वेस्टमेंट करना है ताकि आपका पोर्टफोलियो बीटा 0.9 आ जाए विदाउट सेलिंग एनी शेयर्स एट ऑल, बिना कोई शेयर्स बेचे। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेट फर्दर अमाउंट bring in is equal to x। जो फर्दर अमाउंट हम ब्रिंग इन करेंगे वो हमने x ले लिया। तो अब हमारा रिवाइज्ड पोर्टफोलियो क्या बनेगा, सिक्योरिटी, उसकी मार्केट वैल्यू यानी W, बीटा और W इंटू बीटा। सिक्योरिटी ए अभी भी 2 लाख ही रहेगा, 1.4 तो 280 का वेटेड अमाउंट आ गया। सिक्योर पोर्टफोलियो में सेम रहेगी 375 की,
बीटा 1.2 है, 375 इंटू 1.2, 4,50,000 ये आ जाएगा। सी अभी भी हमारे पोर्टफोलियो में 50 रहेगा, 1.6 तो 80,000 ये आ गया। आरएफ हमारे पास एक्स हो गया, इसका बीटा 0 है तो ये 0 हो गया। चार 50 प्लस 280 प्लस 80, ये टोटल आ गया 8,10,000। ये हो जाएगा 6,25,000 प्लस एक्स। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू 8,10,000 डिवाइडेड बाय 625 प्लस एक्स। ये हमें 0.9 रखना है, तो 8,10,000 डिवाइडेड बाय 625 प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 6,25,000 इंटू 0.9, 5,62,500 प्लस 0.90x इज इक्वल टू 810। 0.90x इज इक्वल टू, इसमें से माइनस कर दीजिए 810 में से 247,500, तो देन वैल्यू ऑफ x आ जाएगी 247,500 डिवाइडेड बाय 275। अगर हमें एडिशनल अमाउंट को ब्रिंग इन करना है तो वो एडिशनल अमाउंट हमारा कितना आएगा 275, यानी हमें 2,75,000 रुपए आरएफ पर क्या करने पड़ेंगे, इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। बताइए क्लियर है बिल्कुल। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था 169 जून 19 का। हाँ, बी पार्ट में थोड़ा डाउट हो सकता है, मैं एक बार बी पार्ट को वापस से एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो बी पार्ट को हम वापस से देखते हैं। देखिए एक बार पहले थोड़ा सा समराइज करता हूं। ये पूछ रहा है कि अगर आपको आपके बीटा को 0.9 लाना है और उसके लिए जो सेल करना है वो इन ऑर्डर ऑफ रिस्क करना है, यानी आपको रिस्क प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सिक्योरिटीज को बेचना है। अकॉर्डिंग टू द रिस्क प्रेफरेंसेस मैं सबसे पहले सी बेचूंगा, फिर मैं ए बेचूंगा और फिर जरूरत पड़ेगी तो बी बेचूंगा। ये हमारे पास एक ऑर्डर आ गया, रिस्क का ऑर्डर। आओ अब मैंने इसका पार्ट 1 स्टार्ट किया कि भैया सी पूरी बेच दो और उससे जो पैसा रियलाइज्ड होगा उसे आरएफ में ले जाओ। इसका मतलब अभी भी मेरे पास मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू 625 ही रहेगी, क्योंकि शिफ्टिंग हो रही है तो ये 625 चेंज नहीं होगा, यहां चेंज हो गया क्योंकि एक रिस्की सिक्योरिटी हटी और उसकी जगह एक रिस्क फ्री आ गई, तो वैल्यू विल बी 0। तो मेरा रिवाइज्ड बीटा गिरकर 1.168 आ गया। क्या यहां तक बिल्कुल क्लियर है? मैंने जैसे ही सी सिक्योरिटी को बेचा तो सी सिक्योरिटी को बेचे जाने की वजह से मेरे पोर्टफोलियो का बीटा गिरा और 1.168 आ गया। बट मेरा टारगेट बीटा क्या है, 0.9, तो मुझे अगले ऑर्डर पर जाना पड़ेगा ए पर। मैंने कहा आओ, मैंने कहा जरा अज्यूम करो अगर हम ए भी पूरा बेच देते हैं तो इसका मतलब अब मेरे पोर्टफोलियो में केवल बी और आरएफ बचेगा। सी ऑलरेडी बेच चुका हूं, मैंने बोला अब ए भी बेच दो। तो अगर मैं, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिस्क पर चलना है, ऑर्डर ऑफ रिस्क का मतलब बीटा के अकॉर्डिंग, तो अगर मैं
ए भी पूरा बेच दूंगा तो अब मेरे पोर्टफोलियो में बी और आरएफ बचेगा, और जब उनको लेकर मेरा नया पोर्टफोलियो बीटा निकालूंगा तो वो पोर्टफोलियो बीटा आएगा 0.72, बी बचेगा और आरएफ आ जाएगी। आरएफ में 2.5 लाख कैसे आया? देखो, सी को बेचने के बाद 50 तो था ही, अगर ए भी पूरा मार्केट में बेचूंगा तो 2 लाख रुपए रियलाइज होंगे, ये 2 लाख रुपए भी आरएफ में ले जाकर जोड़ दो। तो अब मेरे पोर्टफोलियो में बी बचा 375 और आरएफ बचा 250। क्लियर है? आ जाओ। इससे जब मैंने बीटा निकाला तो मुझे पता लगा कि बीटा तो 0.72 ही रह गया। रिस्क गिरी, लेकिन मेरे डिजायर्ड बीटा से भी नीचे चली गई। आप समझ पा रहे हैं? मुझे 0.9 की रिस्क को मेंटेन करना है। इसका मतलब मैं अब एक कंक्लूजन निकाल सकता हूं। देखो, बी तो बिल्कुल नहीं बेचूंगा, नन शेयर ऑफ सिक्योरिटी बी, और ए को भी पार्ट में बेचूंगा, यानी सिक्योरिटी ए में से भी कुछ अपने पास रिटेन करके रखूंगा। आप समझ पा रहे हैं? मेरा रिवाइज्ड पोर्टफोलियो बीटा 0.72 है, लेकिन इन्वेस्टर का टारगेट बीटा 0.9 है। So we can conclude that we must sell the security A in part and retain some security. बोलो, क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है सबको? मुझे कैसे पता लगा कि ए को पूरा नहीं बेचूंगा, ए को पार्ट में बेचूंगा और बी को बिल्कुल भी नहीं बेचूंगा? तो अब मेरे पोर्टफोलियो में कुछ ऐसा आएगा। मैंने कहा मेरे पोर्टफोलियो में मैं एक्स वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ए रिटेन करके रखूंगा। मैंने जो पार्ट बेचा उसको नहीं लिया, मैंने बोला मैं सिक्योरिटी ए को पार्ट में बेचूंगा, तो व्हाट डज इट मीन? पार्ट रिटेन करूंगा। पार्टली रिटेन करूंगा। बोलो एग्री? तो मैंने कहा अब मेरे पोर्टफोलियो में मैं वैल्यू रिटेन करके रखूंगा। अच्छा जी, यहां पर कुछ भी आए समझना, सी को बेचा 50 आया, ए का जितना बेचूंगा वो यहां आके जुड़ जाएगा, तो अल्टीमेटली ये टोटल तो अभी भी 625 ही रहेगा। आप देख सकते हैं, मैंने अगर देखो पहले सी को बेचा तो भी 625 ही रहा, क्योंकि उतना अमाउंट जितने में बेचा वो आरएफ में जुड़ गया। अगर ए को पूरा बेचूंगा तो भी यही रहेगा, तो अगर ए को पार्ट में बेचूंगा तो मेरे पोर्टफोलियो का टोटल तो अभी भी 625 ही रहना है। अंतर इतना हो गया, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है यहां क्या वैल्यू आएगी, क्योंकि मुझे यह पता है यहां पर जो भी अमाउंट लिखूंगा जब उसको 0 बीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू में 0 हो जाना है। तो मैंने इन दोनों को लेकर अपनी एक इक्वेशन बना दी कि अगर मैं अपने पोर्टफोलियो में एक्स सिक्योरिटी की वैल्यू को रिटेन करूं और बी पूरा रिटेन करूं तो मेरे पोर्टफोलियो में एक्स की वैल्यू क्या होगी? मेरा ये पोर्टफोलियो बनेगा और उस पोर्टफोलियो का बीटा मुझे 0.90 रखना है। आरएफ क्यों नहीं लिया आप समझ पा रहे हो? आरएफ की रिस्क 0 होती है तो ये बीटा पर इंपैक्ट नहीं डालेगी, वैल्यू 0 है। मैंने एक्स की वैल्यू निकाल ली। नाउ व्हाट डज इट मीन? ये एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतनी वैल्यू मेरे पास रिटेन रहेगी मेरे पोर्टफोलियो में। अब चूंकि ये फ्रैक्शन में आ रहा है तो मैंने इससे नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लिए। वापस से देखना, एक्स मैंने माना है मेरे पोर्टफोलियो में ए सिक्योरिटी की वैल्यू रिटेन रखूंगा, जो पार्टली रिटेन करूंगा वो वैल्यू आ गई। तो मैंने ये निकाल लिया कि मुझे अप्रोक्सीमेटली 161 शेयर्स रिटेन करके रखने पड़ेंगे। अभी मेरे पास 400 शेयर्स हैं,
161 अगर रिटेन करके रखूंगा तो 239 बेच दूंगा। तो ये लीजिए मेरे पास सेल वैल्यू आ गई और ये वैल्यू ले जाकर मैं आरएफ में जोड़ दूंगा। तो अब मेरा एक कंक्लूजन आ गया, ऑल द शेयर्स ऑफ सिक्योरिटी सी डिस्पोज्ड ऑफ करूंगा और 239 शेयर्स ऑफ सिक्योरिटी ए डिस्पोज्ड ऑफ करूंगा और ये मेरा रिवाइज्ड पोर्टफोलियो आएगा। यहां चाहो तो आप आरएफ की वैल्यू लिख सकते हो। यहां से आरएफ में गया 50,000 सारी सिक्योरिटी की वैल्यू और यहां पर गया 239 शेयर्स इंटू 500 रुपए, दैट इज 119,500। तो मेरा टोटल आरएफ बनेगा 169,500 और इस रिवाइज्ड पोर्टफोलियो को लेकर मैंने अपना क्या निकाल दिया, बीटा को प्रूव कर दिया। अ बेस्ट क्वेश्चन ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, द टॉपिक इज बीटा मैनेजमेंट। Method 3, beta management through future contracts. Through future contracts. अगर हमें बीटा का मैनेजमेंट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू करना है, if any investor wants to change its portfolio beta, if any investor wants to change its portfolio beta, then investor may enter into future contracts to get its desired beta। ठीक है, अगर कोई भी इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो बीटा को मैनेज करना चाहता है या चेंज करना चाहता है, वेदर ही वांट्स टू इंक्रीज इट्स पोर्टफोलियो बीटा और वांट्स टू डिक्रीज इट्स पोर्टफोलियो बीटा, तो वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के द्वारा अपना डिजायर्ड बीटा अचीव कर सकता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स are contracts entered today but settlement takes place at future।
एट फ्यूचर डेट। ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनमें आप एंटर तो आज हो लेते हो, यानी रेट तो आज डिसाइड कर लेते हो, लेकिन उसका जो सेटलमेंट होगा वो फ्यूचर की किसी डेट पर होता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स कैन वर्क future contracts can work as hedging tool and provide a position and provide a position to reduce risk due to price fluctuation। ठीक है, देखिए डिटेल्ड में आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में चैप्टर डेरिवेटिव में पढ़ोगे। मैं यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ केवल इतना पॉइंट यहां डिस्कस कर रहा हूं कि अगर मैं किसी भी प्रकार का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता हूं तो मैं उसके द्वारा अपना डिजायर्ड बीटा कैसे अचीव कर सकता हूं। ठीक है, इससे ज्यादा हम यहां डिटेल नहीं करेंगे। आप लेटर ऑन जब डेरिवेटिव चैप्टर्स पढ़ेंगे तो डेरिवेटिव चैप्टर में डिटेल में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू हम जो बीटा को मैनेज करते हैं आप वहां पर और भी डिटेल में पढ़ेंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, लिखिएगा। इफ इन्वेस्टर wants to increase पोर्टफोलियो बीटा, यानी अगर इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो बीटा को बढ़ाना चाहता है यानी इंक्रीज करना चाहता है, he must create long position, he must create long position, that is by future contracts, by future contracts। if investor wants to decrease पोर्टफोलियो बीटा, और अगर एक इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो बीटा को डिक्रीज करना चाहता है तो ही मस्ट क्रिएट शॉर्ट पोजीशन, he must create short position, that is sell future contracts, sell future contracts। देखिएगा मैं फिर आपको एक बात बता रहा हूं,
ये बाय पोजीशन और सेल पोजीशन मैं यहां पर डिस्कस नहीं करूंगा, आप इसको डिटेल्ड में डेरिवेटिव चैप्टर में पढ़ते हैं। यहां सिर्फ मेरे पास बीटा मैनेजमेंट को लेकर जो क्वेश्चन आता है मैं वहां तक की बातें कर रहा हूं कि अगर मुझे क्वेश्चन ये कह रहा है कि मुझे अपने पोर्टफोलियो बीटा को इंक्रीज करना है तो मुझे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को बाय करना पड़ेगा, यानी लॉन्ग पोजीशन बनानी पड़ेगी। और अगर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो इन्वेस्टर या पोर्टफोलियो मैनेजर है वो पोर्टफोलियो बीटा को डिक्रीज करना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट पोजीशन बनानी पड़ेगी या उसको सेल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। क्लियर है बिल्कुल यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, एन इन्वेस्टर कैन obtain complete hedge that is 100% or can obtain partial hedge। कैन obtain partial hedge यानी लेस देन 100 थ्रू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, थ्रू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। नाउ वही बात आ गई, मैं कंप्लीट हेज भी कर सकता हूं यानी 100% प्रोटेक्शन, और मैं पार्शियल हेज यानी लेस देन 100% भी कर सकता हूं। क्लियर है यहां तक? ये फर्स्ट स्लाइड के पॉइंट थे। सेकंड स्लाइड के पॉइंट आ गए, आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, how to calculate number of future contracts to be bought or sold, bought or sold। हम कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, हमें कितने लेने हैं। सिचुएशन ए, whenever information of desired beta is given, अगर मुझे क्वेश्चन में ये इन्फॉर्म किया गया है कि जो पोर्टफोलियो मैनेजर है या जो इन्वेस्टर है वो इतना डिजायर्ड बीटा रखना चाहता है, तो लिखेंगे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इज इक्वल टू डिजायर्ड बीटा माइनस existing beta
desired beta minus existing beta into current value of portfolio divided by value of one index फ्यूचर। अगर हमें क्वेश्चन में डिजायर्ड बीटा की इंफॉर्मेशन दी हुई है तो मैं नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इस फॉर्मूले से निकाल लूंगा। हियर वैल्यू ऑफ वन इंडेक्स फ्यूचर मींस वन इंडेक्स फ्यूचर का यहां पर क्या मतलब होगा, इंडेक्स प्राइस इंटू लॉट साइज। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट में कितने शेयर्स इंक्लूड होंगे दैट विल बी कॉल्ड लॉट साइज एंड द इंडेक्स प्राइस और उसकी प्राइस। इससे हम क्या निकाल लेंगे, वैल्यू ऑफ वन इंडेक्स फ्यूचर निकाल लेंगे और वैल्यू ऑफ वन इंडेक्स फ्यूचर के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाएंगे। क्लियर है यहां पर? देखिए मैं फिर एक बार आपको क्लियर कर दूं, यहां मैं केवल उन फॉर्मूलों को और उन बातों को डिस्कस कर रहा हूं जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में केवल यहां तक काम आने हैं। डिटेल्ड हेजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ बीटा मैनेजमेंट आप लोग डेरिवेटिव चैप्टर में पढ़ते हैं। आइए सिचुएशन बी पर बात करते हैं। सिचुएशन बी, सिचुएशन ए मैंने क्या ली, इंफॉर्मेशन ऑफ डिजायर्ड बीटा इज गिवन whenever information of desired beta is not given। अब अगर आपको डिजायर्ड बीटा की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स इज इक्वल टू existing beta into current value of portfolio into percentage of hedging divided by value of वन इंडेक्स फ्यूचर। तो अगर मुझे क्वेश्चन में डिजायर्ड बीटा की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो मैं नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इस फॉर्मूले से क्या कर सकता हूं, कैलकुलेट कर सकता हूं। नोट,
sometimes desired beta is not given clearly, but information to calculate Hedge ratio is given. Then desired beta can be expressed as 1 minus हेज रेशो. हमारा जो डिजायर्ड बीटा होगा हम उसे 1 माइनस हेज रेशो के द्वारा क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं. हेज रेशो इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ portfolio divided by standard deviation of futures into correlation between portfolio एंड फ्यूचर्स. ये लीजिए, ये हमारे पास हेज रेशो का फॉर्मूला आ जाएगा. और हेज रेशो आने के बाद हम क्या निकाल सकते हैं, अपना डिजायर्ड बीटा कंप्यूट कर सकते हैं. और अगर इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो विदाउट डिजायर्ड बीटा के केस में आप इस फॉर्मूले को लगा दें. तो यानी मुझे अगर नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स पर जाना है तो देखिए 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है. पॉइंट नंबर 1, अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो लॉन्ग पोजीशन यानी बाय फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होगा. अगर आप बीटा को डिक्रीज करना चाहते हैं तो शॉर्ट पोजीशन यानी सेल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होगा. क्लियर है यहां तक? फिर दूसरा जो आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे निकालने हैं. अगर डिजायर्ड बीटा गिवन है तो ये फॉर्मूला लगेगा, और अगर डिजायर्ड बीटा गिवन नहीं है तो आपको ये फॉर्मूला लगेगा. कई बार डिजायर्ड बीटा हिडन होता है और वो हिडन होगा इन फॉर्म ऑफ हेज रेशो. आपको क्वेश्चन में हेज रेशो की इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी तो हम सबसे पहले फॉर्मूला लगाकर क्या निकालेंगे, हेज रेशो कैलकुलेट कर लेंगे. Standard deviation of portfolio divided by standard deviation of futures into correlation between portfolio and futures. हेज रेशो जैसे ही आ जाएगा फिर मैं 1 माइनस हेज रेशो करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरा डिजायर्ड बीटा आ जाएगा. तो अगर मुझे फ्यूचर्स के द्वारा बीटा मैनेजमेंट करना है तो मुझे बस यहां पर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कंप्यूट करने पड़ते हैं और ये बताना पड़ेगा कि मुझे लॉन्ग पोजीशन लेनी है फ्यूचर मार्केट पर या मुझे शॉर्ट पोजीशन लेनी है फ्यूचर मार्केट में. क्लियर है बिल्कुल? क्वेश्चन नंबर 45 सीएमए.
और देखिएगा ये जो हमारा क्वेश्चन है $78 फॉर CA। देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं अपन पहले। द पोर्टफोलियो कंपोजिशन ऑफ एस इज गिवन बिलो। आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी है 80 लाख की और कैश इक्विवेलेंट है 25 लाख का। तो टोटल आपका पोर्टफोलियो है 1,05 लाख का। द बीटा ऑफ द इक्विटी पोर्टफोलियो इज 0.73। इक्विटी का बीटा 0.73 है और एस वी नो कि कैश का बीटा हमेशा 0 होता है। ठीक है। एस वॉन्ट्स टू इंक्रीज द बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो टू 1.02, यानी आपको डिजायर्ड बीटा दे रखा है। हमें डिजायर्ड बीटा दे रखा है 1.02 as he expect the upward trend in the market. The current index future are available at 1015, ये इंडेक्स की प्राइस हो गई, and the multiple attached to it is 200, और ये आपका लॉट साइज हो गया। तो ये लीजिए, मैं यहीं पर निकाल देता हूं वैल्यू ऑफ 1 इंडेक्स फ्यूचर। कैसे निकलेगा? 1015 इंटू 200, ये लो 1015 इंटू 200, 2,03,000। ये आपके पास वैल्यू ऑफ 1 इंडेक्स फ्यूचर आ गया। ठीक है, अब हमें चाहिए एग्जिस्टिंग बीटा। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो बीटा। नाउ वी नीड एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो बीटा। तो लीजिए, हमारे पास इक्विटी तो है 80 लाख, ठीक है, और इक्विटी का जो बीटा दे रखा है वो 0.73, और हमारे पास जो कैश दे रखा है वो 25 लाख और इसका बीटा है 0। 80 लाख इंटू 0.73, 58,40,000 और ये 0। ये आ गया 58,40,000 और यहां आपके पास है 1,05,00,000। लीजिए, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू 58,40,000 डिवाइडेड बाय 1,05,00,000। निकालिए, .56। ये आपका एग्जिस्टिंग बीटा है और ये आपका डिजायर्ड बीटा है। तो अब हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी बॉट। बॉट क्यों? क्योंकि हमारा डिजायर्ड बीटा है वो ज्यादा है। 1.02 माइनस 0.56 इंटू 1,05,00,000 जो मेरे एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की वैल्यू है, और डिवाइडेड बाय
2,03,000। इसको सॉल्व कर दीजिए। 1.02 माइनस 0.56 इंटू 48,30,000 और डिवाइडेड बाय 2,03,000 डिवाइडेड बाय 2,03,000 तो 23.79 और 24 कॉन्ट्रैक्ट्स। ये लीजिए, हम कितने कॉन्ट्रैक्ट्स कर लेंगे? 24 कॉन्ट्रैक्ट्स हम करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 सीए में, क्वेश्चन नंबर 79 फॉर सीए। देखिए क्या बोल रहा है, द पोर्टफोलियो कंपोजिशन इज गिवन बिलो। आपको एक पोर्टफोलियो कंपोजिशन दिया हुआ है, आपको इक्विटी की वैल्यू दी हुई है 420 लाख, कैश और कैश इक्विवेलेंट की वैल्यू दी हुई है 80 लाख, टोटल हो गया 500। बीटा ऑफ इक्विटी पोर्टफोलियो आपको दे रखा है 1.28। ठीक है। द करंट इंडेक्स फ्यूचर वैल्यू इज 2150 विथ अ मल्टीपल ऑफ 200। तो ये मेरे पास वैल्यू ऑफ वन इंडेक्स फ्यूचर आ जाएगा। वैल्यू ऑफ वन इंडेक्स फ्यूचर 2150 इंटू 200, 2150 इंटू 200, 2150 इंटू 200 दैट इज 4,30,000। नेक्स्ट, अब ये क्या बोल रहे हैं, आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो बीटा है वो 0.78 रखना है, यानी डिजायर्ड बीटा। जो डिजायर्ड बीटा आपको रखना है वो 0.78 रखना है। तो व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ही शुड गो लॉन्ग और शॉर्ट? तो सबसे पहले अपन निकालते हैं एग्जिस्टिंग बीटा। सबसे पहले अपन निकालेंगे एग्जिस्टिंग बीटा। सिक्योरिटी मार्केट वैल्यू बीटा और मार्केट वैल्यू इनटू बीटा। आइए, आपके पास जो इक्विटी है उसकी मार्केट वैल्यू है 420, बीटा दे रखा है 1.28, 420 इंटू 1.28 दैट इज 537.60। फिर आपके पोर्टफोलियो में कैश है 80, रिस्क है 0, तो ये वैल्यू आ गई 0। ये हो गया 500 और ये हो गया आपके पास 537.60। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो है 537.6 डिवाइडेड बाय 500, 1.08। ये लीजिए, ये हमारे पास एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो बीटा है, ये हमारा डिजायर्ड बीटा है। तो डिजायर्ड बीटा कम है, सो नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी सोल्ड, नंबर ऑफ फ्यूचर टू बी सोल्ड, सेल पोजीशन बनेगी क्योंकि हमें बीटा की वैल्यू को कम करना है। 0.78
-1.08 इंटू 500 lakhs डिवाइडेड बाय एक इंडेक्स फ्यूचर की वैल्यू 4,30,000। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकालते हैं। 0.78 माइनस 1.08 इंटू 34.88 कॉन्ट्रैक्ट्स और 35 कॉन्ट्रैक्ट्स। नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव आने का मतलब ही यही है, सेल पोजीशन। तो लिख दीजिए वी शुड क्रिएट शॉर्ट पोजीशन इन फ्यूचर मार्केट। वी शुड क्रिएट शॉर्ट पोजीशन इन फ्यूचर मार्केट। हमारे को टोटल 35 कॉन्ट्रैक्ट्स की क्या बनानी पड़ेगी, शॉर्ट पोजीशन बनानी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 48 CMA एंड क्वेश्चन नंबर 86 फॉर CA। देखो ये क्या बोल रहा है, अ पोर्टफोलियो मैनेजर ओन्स 3 स्टॉक 2, स्टॉक 3। शेयर्स ओन दे रखे हैं, उन शेयर की प्राइस दे रखी है और बीटा वैल्यू दी हुई है। तो चलिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो बीटा। सबसे पहले अपन एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो बीटा निकालेंगे। स्टॉक देन मार्केट वैल्यू यानी W, देन बीटा और फिर W इंटू बीटा। स्टॉक 1 लाख शेयर इंटू 400 रुपए, 1 लाख इंटू 400, 4 करोड़। स्टॉक नंबर 2 2 लाख इंटू 300, ये 6 करोड़ हो गया आपके पास। और स्टॉक नंबर 3 3 लाख इंटू 100, 3 लाख इंटू 100, तो ये हो गया 3 करोड़। ये हमारे पास टोटल वैल्यू आ गई 13 करोड़। अब आपको बीटा दे रखा है 1.10, 1.20 और 1.30। अब W इंटू बीटा करेंगे 4 करोड़ इंटू 1.1, ये आ गया 4 करोड़ 40 लाख। 6 करोड़ इंटू 1.2 7 करोड़ 20 लाख। और 3 करोड़ इंटू 1.3 3 करोड़ 90 लाख। टोटल लगाइए 3 करोड़ 90 प्लस 7 करोड़ 20 प्लस
तो ये आ गया 15,50,00,000। ये लीजिए, ये आपके पास टोटल वैल्यू आ गई 15,50,00,000। तो नाउ बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू 15,50,00,000 डिवाइडेड बाय 13 करोड़। तो 1.19 हमारा एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो बीटा आ गया कि इस समय हमने जो पोर्टफोलियो होल्ड कर रखा है उस पोर्टफोलियो का एग्जिस्टिंग बीटा है 1.19। आइए अब इसने पॉइंट नंबर ए आपको क्या पूछा है, डिक्रीज द पोर्टफोलियो बीटा टू 0.80। decrease the portfolio beta to 0.80। लीजिए, हम अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो बीटा को कम करके अब 0.8 पर लाना चाह रहे हैं, यानी ये हमारा डिजायर्ड बीटा है। तो इसका मतलब हमें नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहां लिख दो, since investor wants to decrease beta of portfolio investor should create sale position। number of contracts to be sold 0.18 minus 1.19। इंटू 13 करोड़ डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ वन इंडेक्स फ्यूचर, यानी 1352 इंटू 100। ये आ गया 5,07,00,000 डिवाइडेड बाय 135200। 375 कॉन्ट्रैक्ट। टू बी सोल्ड। ठीक है, आप अगर अपने बीटा ऑफ पोर्टफोलियो को गिराकर 0.8 लाना चाहते हैं तो आपको 375 कॉन्ट्रैक्ट क्या करने पड़ेंगे, बेचने पड़ेंगे। अब बी पॉइंट, अगर हम अपने पोर्टफोलियो बीटा को इंक्रीज करना चाहते हैं increase the
पोर्टफोलियो बीटा टू 1.5, लीजिए अगर हम अपने पोर्टफोलियो बीटा को बढ़ाना चाहते हैं तो लिखो सिंस investor wants to increase, since investor wants to increase beta of portfolio, so we must create long position. Long position on futures. बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर हम अपने पोर्टफोलियो बीटा को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें लॉन्ग पोजीशन बनानी पड़ेगी। Number of contracts to be bought, (1.50 minus 1.19) into 13 divided by 135 200। सो सॉल्व कर लीजिए। 1.5 माइनस 1.19 इंटू 4,03,00,000 डिवाइडेड बाय 135,200, यानी 298 कॉन्ट्रैक्ट्स। ये लीजिए, अगर एक इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो बीटा को बढ़ाना चाहता है तो उसे लॉन्ग पोजीशन बनानी पड़ेगी और उसे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय करने पड़ेंगे। कितने? 298।